बच्चों, आय व्यय खाते के 4 या 5 क्वेश्चन बच गए हैं। इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे और आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चंस कंप्लीट है। बुक का इंतज़ाम होने पर आपको ये सारे क्वेश्चंस वीडियोस के थ्रू स्वयं तैयार करने पड़ेंगे। आज के दोनों वीडियोस में मैं चैप्टर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी 2017 को विक्रम वाचनालय का रोकड़ शेष 2300 रुपये है और 31 दिसंबर समाप्त होने वाले वर्ष के व्यवहार इस प्रकार है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पेज पर जाएं तो लास्ट में लिखा हुआ है कि उपयुक्त विवरण से प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता तैयार कीजिए। तो देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हम लोग प्राप्ति भुगतान खाता इसका बना चुके हैं। हम लोग इसका प्राप्ति भुगतान खाता बना चुके हैं। अब हम इसका आय व्यय खाता तैयार कर रहे हैं। तो ओरली प्रश्न करवा रहा हूँ मैं आपको। आय व्यय खाते के डेबिट में सारे खर्चे आ जाएंगे और क्रेडिट में सारी प्राप्तियाँ। ठीक है, शुरुआत करता हूँ। जो आपको रोकड़ शेष दिया है, आय व्यय खाते में रोकड़ शेष नहीं आता है क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। ठीक है, फिर है चालू वर्ष का चंदा प्राप्त किया, ये आपकी आय है, ये क्रेडिट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। आगामी वर्ष का चंदा प्राप्त किया, ये नहीं आएगा क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में केवल चालू वर्ष का ही चंदा आता है, अगले साल का नहीं। आजीवन सदस्यता शुल्क, ये प्राप्ति है, ये क्रेडिट में आएगी, लेकिन यहाँ एक समायोजन है कि आजीवन सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क का पूंजीयन करना है, इसलिए आजीवन सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क आय व्यय खाते में नहीं आएगा। दान प्राप्त हुआ, प्राप्ति है, क्रेडिट में जाएगा। फर्नीचर खरीदा, नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर हमारी संपत्ति है। प्रवेश शुल्क क्रेडिट में जाएगा क्योंकि वो हमारी आय है, लेकिन उसका पूंजीयन करने को कहा गया इसलिए ये भी नहीं आएगा। विनियोग किया, ये हमारी संपत्ति है, ये भी नहीं आएगा। पुस्तकें खरीदी, ये वाचनालय है और वाचनालय के लिए पुस्तकें संपत्ति है, ये भी नहीं आएगा। पत्र पत्रिका एक खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। सामान्य व्यय खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। वेतन खर्चा है, 1500 रुपये डेबिट में आ जाएगा, लेकिन अदत्त वेतन अदत्त है तो वेतन में 100 रुपये जोड़ देंगे। लेखन सामग्री खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। मरम्मत खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। बैंक में पैसा जमा किया, ये आपकी संपत्ति है, ये नहीं आएगी। ठीक है, और फर्नीचर पे 10% रॉस लगाना है, तो फर्नीचर तो हमने छोड़ दिया, लेकिन उसका 10% 120 रुपये खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आप लोगों की बचत आ जाएगी, सरप्लस, जिससे आप एक्सेस ऑफ इनकम कह सकते हो, 8,380 रुपये। ठीक है, एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा। आज ही आय व्यय खाता बनाना है, प्राप्ति भुगतान हम लोगों ने बनाया है, पिछले वीडियो में देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्न सूचनाओं से अनुमान क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता बनाना है 2017 का। तो यार देखिए, प्राप्ति भुगतान खाता तो मैं आपको बनाकर दिखा चुका हूँ, अब मैं आपको आय व्यय खाता बनाना सिखा रहा हूँ, ओरली, मौखिक। सबसे पहले गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, चंदा हमारी प्राप्ति है, क्रेडिट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। चालू वर्ष के चंदे प्राप्त हुए, इसको सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, गत वर्ष के चंदे वसूल हुए, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि आय व्यय खाते में गत वर्ष का और अगले साल का चंदा नहीं आता है। ठीक है, चालू वर्ष के चंदे प्राप्त हुए, ये आपकी आय है, ये क्रेडिट में जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। और चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए, मतलब प्राप्त होना बाकी है, उपार्जित है, इसको प्लस कर देंगे। मतलब जो पिछले साल का मिला उसे छोड़ दो, जो इस साल का मिला उसे ले लीजिए क्रेडिट में, और जो इस साल का मिलना बाकी है उन दोनों को प्लस कर दीजिए। ठीक है, आगम यानी प्राप्ति होता है, तो कमरे का किराया क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये प्राप्ति है। क्रीड़ा शुल्क क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये प्राप्ति है, इंग्लिश में देख लेना आप, इसे स्पोर्ट्स मटेरियल कहते हैं। और जलपान गृह से राशि प्राप्त हुई, ये भी आपकी प्राप्ति है, देनी तीनों चीज़ें क्रेडिट में जाएगी। भुगतान सारे डेबिट में आ जाएंगे। वेतन डेबिट में आ जाएगा, मरम्मत डेबिट में आ जाएगी, छपाई डेबिट में आ जाएगी, जलपान गृह सामग्री डेबिट में आ जाएगी, चौकीदार की मजदूरी डेबिट में आ जाएगी, बिजली व्यय डेबिट में आ जाएगा, किराया भी डेबिट में आ जाएगा। अदत्त व्यय मरम्मत 200 रुपये, तो मरम्मत में 200 रुपये प्लस कर देंगे, 400 और 200 600। जलपान गृह सामग्री जो 2700 उसमें 600 प्लस कर देंगे, हो जाएगी 3300। और रोकड़ बाकी आय व्यय खाते में नहीं आती क्योंकि वो हमारी संपत्ति है। और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके जब आप बैलेंस निकालोगे तो आपकी बचत आ जाएगी सरप्लस, इसे एक्सेस ऑफ इनकम कहेंगे, 100 रुपये। ठीक है, अब हम लोग
करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, आस्था क्लब का 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है। प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है। ठीक है, और ये समायोजन की मदें आपको दी है। देखिए, इन समायोजनों की मदद से आपको आय व्यय खाता बनाना है। तो भैया थोड़ा सा मैं ओरली ही समझाऊंगा आप लोगों को, और करना पड़ेगा। प्राप्ति भुगतान की मदद से जब आय व्यय खाता बनता है तो भुगतान सारे डेबिट में आ जाते हैं और प्राप्ति सारी क्रेडिट में चली जाती है। समायोजनों को ध्यान में रखना पड़ता है। संपत्ति या छोड़ दी जाती है, उसका मूल्य ह्रास डेबिट में आता है। विनियोग छोड़ दिया जाता है पर उसका ब्याज क्रेडिट में आता है। बहुत धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। वेतन 1500 रुपये डेबिट में आ जाएगा, टू सैलरी। पर इस पर एक समायोजन है कि वेतन 150 रुपये प्रति माह की दर से 31 अक्टूबर 2017 तक दिया गया है। ये प्रश्न 2017 का है। और 31 अक्टूबर 2017, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2017 तक 10 महीने होते हैं। मतलब ये जो वेतन आप डेबिट में लाए हो 1500 रुपये, वो सिर्फ 10 महीने का है। और हमको तो कोई भी मत पूरे साल भर की चाहिए। इसका मतलब 2 महीने का वेतन अभी देना बाकी है। तो 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से 2 महीने का 300 रुपये वेतन देना भी बाकी है। तो वेतन डेबिट में आएगा और उसमें 300 रुपये प्लस कर देंगे। फिर विज्ञापन डेबिट में आ जाएगा। पहले मैं क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में लाता हूँ। छपाई का खर्चा डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर नहीं आएगा, लेकिन फर्नीचर पे लगने वाला डेप्रिसिएशन आएगा। जब आगे आएगा तो बता दूंगा। विनियोग नहीं आएगा, लेकिन विनियोग पर लगने वाला ब्याज आएगा। समाचार पत्र डेबिट में आ जाएगा। बिजली बिल डेबिट में आ जाएगा। रोकड़ शेष नहीं आएगा। ठीक है, ये क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में आ गई और अब डेबिट की सारी चीज़ें क्रेडिट में जाएगी। रोकड़ शेष नहीं आएगा। चंदा 2017 का आएगा 1020। 16 और 18 का चंदा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें एक समायोजन है। आपने 2017 का चंदा क्रेडिट में ले गए हो, लेकिन उस पर एक समायोजन है। समायोजन ये है कि क्लब में कुल 300 सदस्य है और प्रत्येक 10 रुपये चंदा देता है। देखिए, ये 2 चंदे छोड़ दो, 16 और 18 का। आपको केवल 17 का चंदा लेना है चालू वर्ष का, और वो है 1020। यानी आपको इस साल 1020 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है। और क्लब में कुल 300 सदस्य है, प्रत्येक सदस्य 10 रुपये चंदा देता है। मतलब आपको 2017 में कितना चंदा मिलना चाहिए था? 3000। और मिला कितना है? 1020। इसका मतलब अभी भी 1980 रुपये चंदा आपको मिलना बाकी है। तो आप 1980 रुपये उस चंदे में प्लस कर दीजिए। दान क्रेडिट में जाएगा। इस पर शायद कोई समायोजन है नहीं है, तो क्रेडिट में जाएगा। किराया, ये प्राप्त होने वाला किराया है, क्रेडिट में जाएगा। ब्याज क्रेडिट में जाएगा। प्रवेश शुल्क भी क्रेडिट में जाएगा, पर उस पर एक समायोजन है कि प्रवेश शुल्क का आधा भाग पूंजी कोष में ले जाना है। मतलब उसके आधे भाग को पूंजीयन करना है। तो 1800 रुपये आधा जाएगा क्रेडिट में, आधा नहीं जाएगा। जिसका पूंजीयन करना है वो नहीं जाएगा, 900 जाएगा। मनोरंजन से आय क्रेडिट में चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया चीज़ें। और अब समायोजन, पहला समायोजन। दूसरा समायोजन देखिए आप, विनियोग पर 6% 4 माह का ब्याज देना है। विनियोग हमारी संपत्ति है। आय व्यय खाते में संपत्ति नहीं आती, पर संपत्ति का ब्याज आता है। तो 500 रुपये का विनियोग नहीं आएगा, लेकिन 500 रुपये का 6%, 500 गुणित 6/100 और 4 महीने का गुणित 4/12, जो भी ब्याज आएगा वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि विनियोग का ब्याज क्रेडिट में आता है, वो हमारी आय है। फिर फर्नीचर पर 5% रॉस लगाना है। ठीक है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है, 200 रुपये की भुगतान में दिखाई गई थी। मतलब आपने फर्नीचर के लिए 200 रुपये का भुगतान किया, मतलब आपने 200 का फर्नीचर खरीदा है। और 1 जनवरी के दिन आपके पास 2000 रुपये का फर्नीचर पहले से पड़ा था। ठीक है, तो 2000 और 200 यानी कुल मिलाकर आपके पास 2200 रुपये का फर्नीचर हो गया। तो आप मूल्य ह्रास 2200 का लगाएंगे। कितना परसेंट? 5%, 110 रुपये आएगा डेबिट में। भवन पर 4% रॉस लगाना है। भवन हमारी संपत्ति है और वो 10,000 की है। 10,000 का 4%, 400 रुपये डेबिट में आ जाएगा। और ये जो दिए है ये संपत्ति और दायित्व है, इसका आय व्यय खाते से कोई मतलब नहीं है, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे। और आखिरी में क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आपका आंसर सरप्लस आएगा, एक्सेस ऑफ इनकम, जिसे आप सरप्लस कहोगे 3435। ठीक है, हाँ। अब हम 33वां सवाल करेंगे। 33वां सवाल है, ये देखिए आपके सामने है। ये है
भारतीय जिमखाना 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का निम्नानुसार प्राप्ति भुगतान खाता दिया है। ये प्राप्ति भुगतान खाता आपको बनाकर दिया है। और आखिरी में लिखा हुआ है आप आय व्यय खाता और चिट्ठा तैयार कीजिए। तो चिट्ठा तो ठीक है हम नहीं बना रहे, लेकिन आय व्यय खाता बनाना सिखा रहा हूँ। बोर्ड के हिसाब से चिट्ठा बनाने को नहीं आता, तो आप इसलिए फिलहाल आप आय व्यय खाते की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आय व्यय खाता कैसा बनता है? ये क्रेडिट में सब भुगतान है डेबिट में आ जाएंगे, और डेबिट की सारी प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ जाएगी। तो मैं क्रेडिट के भुगतान को डेबिट में ला रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए किस प्रकार से लाया जा रहा है। भवन हमारी संपत्ति है, डेबिट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, भवन का रॉस आएगा, वो भी जानकारी दी हो तो। चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदिता व्यय। चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदिता व्यय मतलब एक खेल पर किया गया व्यय है। अब ये व्यय होने की वजह से डेबिट में आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब संपत्ति तो नहीं आती, पर व्यय तो डेबिट में आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदी फंड बना हुआ है 10,000, और जिस चीज़ के लिए फंड बना हुआ है वो चीज़ का खर्चा उसी फंड में से किया जाएगा, इसलिए उस व्यय को सामान्य व्यय नहीं माना जाएगा और वो डेबिट में नहीं आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भवन हमारी संपत्ति है, आय व्यय खाते में नहीं आएगी, उसका रॉस आएगा, वो भी निर्देश दिया हो तो। मैं क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में ले जा रहा हूँ। चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदिता व्यय, ये व्यय होने की वजह से डेबिट में आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन इस सवाल के अंदर इस व्यय के लिए एक प्रतिद्वंदी फंड बना हुआ है, और जिस चीज़ के लिए फंड बना हुआ है उस चीज़ का खर्चा उसी फंड में से करना पड़ेगा। देन वो खर्चा सामान्य खर्चा नहीं माना जाएगा, डेबिट में नहीं आएगा। उसके बाद फर्नीचर हमारी संपत्ति, डेबिट में नहीं आएगा। सैलरी वेतन डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर एक समायोजन है, ये देखिए कि दिसंबर 2017 का 170 रुपये वेतन देना बाकी है, तो वेतन में 170 रुपये जोड़ देंगे। क्रिकेट पे किया गया खर्चा डेबिट में आ जाएगा, टेनिस पे किया गया खर्चा डेबिट में आएगा। बीमा 360 रुपये डेबिट में आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, लेकिन इस पर एक समायोजन है कि जो बीमे पे खर्चा किया गया है वो 30 सितंबर 2018 तक कर दिया गया है। देखिए भैया 30 सितंबर 2018, आपको सवाल करना है 31 दिसंबर 2017 तक, 12 महीने का, और बीमे का पेमेंट कर दिया गया 30 सितंबर 2018 तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 9 महीने होते हैं। यानी आपने बीमा सन 2017 के 12 महीने का और 2018 के 21 महीने का बीमा आपने चुका दिया है। चुकाना बाकी है कि ज़्यादा चुका दिया है? ज़्यादा चुका दिया है, तो 9 महीने का बीमा आपने ज़्यादा चुका दिया है, तो 9 महीने का बीमा इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सवाल करना है 2017 का, और बीमा चुका दिया गया 2018 के सितंबर तक, मतलब आपने सितंबर 2018 का बीमा भी चुका दिया, तक बीमा चुका दिया, मतलब आपने सितंबर के 9 महीने का 2018 के 9 महीने का बीमा ज़्यादा चुका दिया, तो आपको 2018 के 9 महीने का बीमा इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये आदत्त नहीं है, ये पूर्वदत्त है, ज़्यादा कर दिया गया खर्चा। तो कैसे करेंगे? तो 360 का 9/12 कर लीजिए, 360 का 9/12, ठीक है। तो शायद 360 रुपीज़ का 9/12 कर लीजिए आप, तो कैसे आएगा वो 360 गुणित 9/12, तो शायद 270 रुपये आएगा। 270 रुपये बीमा आपने ज़्यादा चुकाया, तो बीमे में से 270 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक है। मुद्रण लेखन सामग्री खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। डाक व्यय खर्चा है, डेबिट में आ जाएगा। अन्य व्यय डेबिट में आ जाएगा। विनियोग नहीं आएगा, विनियोग हमारी संपत्ति है, और रोकड़ शेष भी नहीं आएगा, ये हमारी संपत्ति है। क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में आ गई। अब डेबिट की चीज़ों को क्रेडिट में ले जाने का काम है। चलिए, दान हमारी आय है, क्रेडिट में जाएगा। आजीवन सदस्यता शुल्क, ये भी हमारी आय है, क्रेडिट में जाएगा। और चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदी फंड एक प्रकार का फंड है, ये दायित्व है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में क्या हो रहा है, ऊपर की जो तीनों मदें थी, ये 3 मदें, दान, आजीवन शुल्क और चतुष्कोण खेल प्रतिद्वंदी फंड, ये तीनों मदों को पूंजीगत माना गया है। कैसे पता चला? क्योंकि आगम मदें यहाँ से शुरू हो रही है और आय व्यय खाते में आगम चीज़ें आती है, पूंजीगत को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब सारी आगम प्राप्तियाँ यहाँ से चालू हो रही है। इसका मतलब आय व्यय खाते में ये सब आएगा, ऊपर की तीनों चीज़ों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो पूंजीगत मान ली जाएगी। यानी आय व्यय खाते में प्राप्तियाँ यहाँ से आएगी, ऊपर की सारी चीज़ें पूंजीगत है। आगम लिखा है इस वजह से, ऊपर के सारे पूंजीगत छोड़ दो, यहाँ से सवाल चालू करेंगे। चंदा
क्रेडिट में जाएगा 3,200, लेकिन उसमें 2018 के 100 रुपये शामिल है, उसको माइनस कर देंगे। लॉकर का किराया 100 रुपये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। चंदे पर एक समायोजन भी है, चंदे में 2018 के जो शामिल थे वो तो माइनस कर ही देंगे, और 2017 के 300 रुपये अप्राप्त है, मिलना बाकी, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। और लॉकर का किराया क्रेडिट में जाएगा, ब्याज क्रेडिट में जाएगा, अन्य खेल आगम, ये सारे वो खेल है जिनसे आपको प्राप्तियाँ हुई है, सब क्रेडिट में चली जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आप बुक से करने की कोशिश करें तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करने जा रहे हैं। निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाइए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये है अभिनव कला समाज इंदौर का प्राप्ति भुगतान खाता, और इसकी मदद से हमें बनाना है समायोजन को लागू करते हुए चिट्ठा, आय व्यय खाता बनाना है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है आय व्यय खाता। देखिए थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम से, क्रेडिट के सारे खर्चे डेबिट में आ जाएंगे और डेबिट की सारी प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ जाएगी। संगठन व्यय 6,000 रुपये डेबिट में आ जाएगा, और उसमें 2018 के 400 रुपये शामिल है तो उसको माइनस कर देंगे। हमें इस साल का चाहिए, अगले साल का शामिल है तो उसको माइनस कर दो। टेलीफोन व्यय डेबिट में आ जाएगा, बिजली व्यय डेबिट में आ जाएगा, छपाई स्टेशनरी डेबिट में आ जाएगा, यात्रा व्यय डेबिट में आ जाएगा, बैठक व्यय डेबिट में आ जाएगा, किराया डेबिट में आ जाएगा, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी एक प्रकार का भवन होता है, संपत्ति है, छोड़ दो। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान दिया, ठीक है, ये एक प्रकार का खर्चा है क्योंकि वो भुगतान साइड में दिया है, डेबिट में आ जाएगा। रोकड़ शेष और बैंक शेष नहीं आएगा क्योंकि ये हमारी संपत्ति है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ समायोजन है कि अदत्त किराया और मुद्रण का बिल, तो किराया अदत्त है, ये जो किराया है देखिए यहाँ किराया उसमें जोड़ दो, और मुद्रण बिल अदत्त है तो मुद्रण बिल दिखा ही, यहाँ पर कहीं मुद्रण बिल देखा था हम लोगों ने, किराया यात्रा व्यय वगैरह। मुद्रण बिल यहाँ नहीं है तो मुद्रण एक प्रकार का जो होता है ना स्टेशनरी में शामिल हो जाता है, प्रिंटिंग, उसमें प्लस कर दो। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग शामिल होता है स्टेशनरी में। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, संगठन व्यय क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा क्योंकि वो खर्चा है, लेकिन उसमें से 400 माइनस कर देंगे क्योंकि 400 रुपये शामिल है 2018 के। टेलीफोन व्यय डेबिट में आ जाएगा, बिजली व्यय डेबिट में आ जाएगा, छपाई डेबिट में आ जाएगी, लेकिन छपाई मतलब प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग का जो बिल है वो अदत्त है, कितना देखो ठीक से दिख नहीं रहा है, बताता हूँ मैं, 150 रुपये अदत्त है तो उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। यात्रा व्यय डेबिट में आ जाएगा, बैठक व्यय डेबिट में आ जाएगा, किराया डेबिट में आ जाएगा, किराया अदत्त है 300 रुपये प्लस कर देंगे। ग्रंथालय लाइब्रेरी संपत्ति है, छोड़ दो। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया गया दान आपके लिए खर्चा है, आएगा डेबिट में। रोकड़ शेष और बैंक शेष डेबिट में नहीं आएगा। उसके बाद अब क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में आ गई, और डेबिट की सारी प्राप्तियाँ क्रेडिट में आय बन के चली जाएगी। प्रारंभिक रोकड़ शेष नहीं आएगा, हस्तस्थ रोकड़ नहीं आएगा, बैंक में रोकड़ नहीं आएगा क्योंकि ये सब हमारी संपत्तियाँ है। चंदा आप केवल चालू वर्ष का ले सकते हो 20,000, अगले और पिछले साल का चंदा छोड़ दिया जाएगा। अब इस पे एक समायोजन है, समायोजन चंदे पर शायद नहीं है, देन चंदा क्रेडिट में आ जाएगा। हॉल का किराया क्रेडिट में आ जाएगा। सिक्योरिटी का ब्याज, इस पर एक समायोजन है। सिक्योरिटी का ब्याज मतलब विनियोग का ब्याज, विनियोग का ब्याज 1,000 रुपये क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। और अब इस पर एक समायोजन है कि जो समाज है जिसका आप सवाल कर रहे हैं उसके पास 40,000 रुपये के 3% राष्ट्रीय सुरक्षा सर्टिफिकेट विनियोग है। इस समायोजन का केवल एक ही मतलब है कि जिस समाज का आप प्रश्न करने जा रहे हो उनके पास 40,000 रुपये के विनियोग है। और विनियोग नॉर्मली क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उस पर ब्याज मिल सके। तो 40,000 का 3% होता है 1,200 रुपये, मतलब विनियोग का ब्याज मिलना चाहिए 1,200 रुपये। और सिक्योरिटी का ब्याज, विनियोग का ब्याज दिखा है 1,000, तो 1,000 क्रेडिट में जाएगा और 200 रुपये प्लस कर देंगे क्योंकि उनका टोटल होता है 1,200। 1,200 में से 1,000 रुपये मिल चुका है, मतलब 200 रुपये मिलना बाकी है, 200 रुपये प्लस कर दो। दान क्रेडिट में जाएगा और टेलीफोन से प्राप्ति भी क्रेडिट में चली जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार किसी प्रकार का कोई समायोजन बचा नहीं। एक समायोजन बचा है कि ग्रंथालय खाते में 20,000 रुपये थे, रहने दो, ग्रंथालय हमारी संपत्ति और संपत्ति का आय व्यय खाते से कोई मतलब नहीं है, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी। और लास्ट में इसका आंसर जो आएगा एक्सेस ऑफ इनकम, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके 4,010 आ जाएंगे, ठीक है। और अब इसके बाद एक प्रश्न और रह जाता है, उसको करने के बाद आपका
ये चैप्टर प्रैक्टिकल्स के मामले में मैं एंड कर देता हूँ। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, शायद थोड़ा कठिन हो जाएगा। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के मनोरंजन क्लब के प्राप्ति भुगतान खाते से सूचनाओं के आधार पर आय व्यय खाता बनाना है। मतलब ये प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, और प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में आ जाएगी, भुगतान खर्चे बन जाएंगे एक्सपेंडिचर, और डेबिट की सारी चीज़ें क्रेडिट में चल जाएगी इनकम बनकर। ठीक है, वेतन डेबिट में आ जाएगा 1300 रुपये टू सैलरी। क्या इस पर कोई समायोजन है? हम चेक कर लेते हैं, शायद हो। देखते हैं कि वेतन पे कोई समायोजन है कि नहीं। हाँ, ये है, देखिए अदत्त वेतन 200 रुपये का प्रावधान करना है। मतलब वेतन 200 रुपये अदत्त है, वेतन में 200 रुपये जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन का खर्चा डेबिट में आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएँ डेबिट में आ जाएगी। ठीक है, वेतन डेबिट में आ जाएगा और अदत्त वेतन 200 रुपये जोड़ देंगे, मनोरंजन डेबिट में आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएँ डेबिट में आ जाएगी। हम क्रेडिट की चीज़ों को डेबिट में ला रहे हैं। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र खर्चा है डेबिट में आ जाएगा, दर और कर खर्चा है डेबिट में आ जाएगा। अब इस पर एक समायोजन है, दर 20 रुपये अग्रिम है, अग्रिम मतलब एडवांस, प्रीपेड पूर्वदत्त, इसको माइनस कर देंगे। विनियोग नहीं आएगा, विनियोग हमारी संपत्ति है। लेखन सामग्री मुद्रण सामग्री डेबिट में आ जाएगी, ये खर्चा है। 2.5% सावधि जमा, सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, ये आपकी संपत्ति है, नहीं आएगी। लेकिन आपने जो डिपॉजिट किया है उसके साथ रेट दी है, मतलब 1000 का 2.5%। ठीक है, मतलब मान के चलिए 25 रुपये के आसपास, इस पर आपको ब्याज मिलेगा। भाई बैंक में पैसा जमा किया है तो आपको ब्याज मिलेगा, और ब्याज मिलने वाला हमारी इनकम है, वो ब्याज क्रेडिट में आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, और रोकड़ शेष तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है, समझो, एक बार फिर से देख लीजिए। क्रेडिट की सारी चीज़ें डेबिट में जाएगी, वेतन डेबिट में आएगा, पर इस पर एक समायोजन है कि वेतन 200 रुपये अदत्त है तो वेतन में 200 रुपये प्लस कर देंगे। मनोरंजन डेबिट में आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएँ डेबिट में आ जाएगी, दैनिक समाचार पत्र डेबिट में आ जाएंगे, दर और कर डेबिट में आ जाएगा, पर दर 50 रुपये अग्रिम है, अग्रिम मतलब प्रीपेड, इसको माइनस कर देंगे। विनियोग नहीं आएगा, लेकिन विनियोग का ब्याज आएगा। देखते हैं आगे कितना आएगा। लेखन सामग्री मुद्रण ये डेबिट में आ जाएगा, इस पर किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं है। और 2.5% सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट यानी आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, आपकी संपत्ति, ये नहीं आएगा, लेकिन उसके आगे रेट दिए, इसका मतलब इस पर आपको 2.5% ब्याज मिलेगा, और मिलने वाला ब्याज आपकी आय है, वो ब्याज 25 रुपये क्रेडिट में आएगा, रोकड़ शेष नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे अब हम डेबिट की सारी प्राप्तियों को क्रेडिट में ले जाएंगे। जैसे रोकड़ शेष क्रेडिट में नहीं जाएगा, चंदा क्रेडिट में जाएगा, ये सबसे समायोजन है। क्या समायोजन है? देखिए, क्लब में 450 सदस्य है जो 10 रुपये चंदा देते हैं, तो 450 गुणित 10 4500 रुपये चंदा क्रेडिट में आना चाहिए, और हम लेकर कितना गए हैं? 4188। इसका मतलब 4500 और 4188 दोनों के बीच का जो गैप होगा उतना चंदा मिलना बाकी है, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है वर्ष 2016 का 85 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आपको 85 रुपये चंदा 2016 का प्राप्त हुआ है, लेकिन वो इस साल के चंदे में शामिल है, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब वो अलग से है, और 2016 का चंदा अलग से है, इसलिए इसको छोड़ दो। और 20 रुपये अभी प्राप्त होना बाकी है। ये समायोजन 2016 के चंदे के लिए, और 2016 का चंदा तो वैसे भी हम लेते नहीं हैं। हाँ, अगर 2016 का चंदा यहाँ शामिल होता तो उसको माइनस कर देते, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए समायोजन पे ध्यान नहीं देंगे। और 2018 के चंदे के 103 रुपये अग्रिम प्राप्त हुए, मालूम है प्राप्त हुए, लेकिन क्या वो इस साल के चंदे में शामिल है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इसका मतलब वो अलग से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको भी छोड़ दो। हमको 16 और 18 के चंदे से कोई मतलब नहीं है, हमको 17 के चंदे से मतलब है। 16 और 18 का अलग से दिया है तो उसको छोड़ दो। हाँ, अगर वो शामिल होता तो उसको माइनस कर देते। ठीक है, दान में 150 रुपये 2018 के सम्मिलित है। देखो यहाँ लिखा है, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि दान में 2018 के 150 रुपये सम्मिलित है। दान में से 150 रुपये माइनस कर दो, लेकिन 2016 का चंदा और 2018 के चंदे के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि वो शामिल है, तो अलग से मानकर उसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दान क्रेडिट में आ जाएगा, और उसमें 2018 का जो शामिल है उसका माइनस कर देंगे।
उसके बाद मनोरंजन से प्राप्तियाँ क्रेडिट में आ जाएगी और ब्याज भी क्रेडिट में आ जाएगा। बात करें समायोजन की, तो समायोजन क्लब के 450 सदस्य हैं जो 10 रुपये चंदा देते हैं। 450 गुणित 10 करके इस साल का जो चंदा आना चाहिए वो आना चाहिए 4500, और आपको इस साल का चंदा दिया है 4188। अब 4500 में से 4188 माइनस करके जो भी गेप आएगा, जितना भी गेप आएगा उतना चंदा मिलना बाकी है, चंदे में प्लस कर देना। और 2016 का 85 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है, अब 20 रुपये मिलना बाकी है। ये 2016 के चंदे की जानकारी है। 2016 का चंदा वैसे भी हम छोड़ देते, शामिल होता तो माइनस करते, इसलिए समायोजन का ध्यान नहीं देंगे। 2018 का चंदा 130 रुपये अग्रिम प्राप्त हुआ, मतलब अलग से मिला है, इसको भी छोड़ दो क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर 2018 का चंदा शामिल होता तो उसको माइनस कर देते। दान में 150 रुपये 2018 के सम्मिलित है, सम्मिलित है मतलब शामिल है, इसको माइनस करना पड़ेगा। दर 20 रुपये अग्रिम है, एडवांस है, प्रीपेड है, माइनस करना पड़ेगा। आदत्त वेतन, वेतन प्लस कर देंगे। क्लब की पुस्तकों में 15,000 की भूमि और भवन और 1150 के उपस्कर है, तो भाई भूमि और भवन हमारी संपत्ति है, उसको छोड़ देंगे। उपस्कर भी हमारी संपत्ति है, छोड़ देंगे, लेकिन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। भूमि और भवन पर 2% लगाएंगे और फर्नीचर पर 10% लगाएंगे, और दोनों पर 2% 10% डेप्रिसिएशन लगाकर डेबिट में आ जाएगा। विनियोग पर 3% 3 माह का ब्याज लगाना है, तो विनियोग कितने का है देख लीजिए यहाँ, 3600 रुपये। 3600 का 3% 3/100 और 3 माह का 3/12 निकाल कर जो भी ब्याज आएगा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि विनियोग का ब्याज हमारी आय है वो क्रेडिट में आता है, और फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके एक्सेस ऑफ इनकम आ जाएगा। ठीक है।